म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद भारत का एक और पड़ोसी देश हिंसक आंदोलनों की चपेट में आ गया है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध। आज की वीडियो में बात करेंगे कि आखिर नेपाल में क्यों हो रहे हैं हिंसक प्रदर्शन और क्या है इनके पीछे का इतिहास। नेपाल में इन दिनों राजशाही को वापस लाने के लिए आंदोलन चल रहे हैं। लंबे समय से चल रहे ये आंदोलन कल हिंसक हो गए जब इस आंदोलन में एक पत्रकार और एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। इसके बाद दुनिया भर में बातें हो रही हैं कि आखिर नेपाल में ऐसा क्या हुआ कि 2015 में लोकतंत्र आने के बाद अब लोग नेपाल में राजा के वापसी की मांग कर रहे हैं। नेपाल इससे पहले दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कहा जाता था, लेकिन 2008 में नेपाल एक सेक्युलर देश बन गया। नेपाल ने डेमोक्रेसी को अपना ली और 2015 में नेपाल का संविधान लागू हुआ। उसके बाद के 15 सालों में अब तक नेपाल में 17 सरकारें बदल चुकी हैं। इसके साथ ही भ्रष्टाचार लगातार फैल रहा है, जिसके कारण वहाँ के लोग अब ये मांग कर रहे हैं कि लोकतंत्र से अच्छा तो हमारे लिए राजशाही ही था, तो राजशाही वापस लाई जाए। नेपाल का इतिहास उतना ही पुराना है जितना पुराना इतिहास भारत का है। भारत में जो पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं वही अवशेष नेपाल में मिलते हैं, और नेपाल और भारत का इतिहास भी आपस में बहुत मजबूती से गुथा हुआ इतिहास है। जब मुगल शासन चल रहा था भारत में, उसमें बहुत सारे लोग जिनको भारत से भागना पड़ा अपना धर्म बचाने के लिए, अपने संस्कारों को, संस्कृति को बचाने के लिए, वो लोग बड़ी संख्या में जाकर के नेपाल में बसे। इसके बाद जब भारत में अंग्रेजों का शासन शुरू हो गया और 1857 में भारत में एक बड़ा विद्रोह हुआ, उस समय नेपाल के सैनिकों ने अंग्रेजों की मदद की भारत में विद्रोह को दबाने के लिए। गुरखा सैनिक आज भी बहुत फेमस है। आज भी भारत की सेना हो या ब्रिटेन की सेना हो, उसमें विशेष तौर पर गुरखा सैनिकों को बुलाया जाता है। 1857 में जब गुरखा अंग्रेजों की मदद करते हैं तो बदले में अंग्रेज उनको और टेरिटरी देते हैं, जिससे नेपाल और एक थोड़ा बड़ा देश हो जाता है। जिसके बाद 1940 में नेपाल ने एक बार फिर से लोकतंत्र के लिए आंदोलन शुरू किया। लोकतंत्र में शुरू हुआ पहला आंदोलन। इस आंदोलन लागू हो जाता है, लोकतांत्रिक देश नेपाल बन भी जाता है। लेकिन 1960 में जो वहाँ के गुरखा राजा थे, किंग महेंद्र, वो पूरे आंदोलन को और लोकतंत्र को एक बार दोबारा दबा देते हैं और 1960 में नेपाल में फिर से राजा की सत्ता आती है। जिसके बाद 1996 में माओइस्ट पार्टी जो वहाँ की थी, कम्युनिस्ट पार्टी, वो एक बड़ा आंदोलन खड़ा करती है, एक सिविल वॉर खड़ा करती है, जिसमें 16,000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। इस आंदोलन के दौरान नेपाल के राजा और राजकुमार की भी हत्या कर दी जाती है। जिसके बाद वहाँ पर नए राजा बनते हैं जिनका नाम ज्ञानेंद्र ने राजा बनने के बाद दोबारा से उस आंदोलन को दबाया और 2001 में राजशाही के तौर पर सत्ता संभाली। सत्ता में फिर से राजा का नियंत्रण किया। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी उसके बाद पॉलिटिक्स में आ गई, उन्होंने लगातार राजनीति करी और 2008 में दोबारा से वो हावी हुए, जिसके बाद लोकतंत्र लागू किया गया। लेकिन ये लोकतंत्र था तो, लेकिन सत्ता पूरी तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में थी। आज भी जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के नेता हैं। जब आप इन प्रदर्शनों, इन आंदोलनों की तस्वीरों को देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि जो लोग लोकतंत्र का समर्थन कर रहे हैं वो अपने हाथों में कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा लेकर के घूम रहे हैं। ये बात तो है ही, लेकिन इसके साथ नेपाल का भारत से एक और गहरा कनेक्शन है। ये कनेक्शन जुड़ता है गोरखनाथ के मठ से, वही मठ जहाँ के महामंडलेश्वर, जहाँ के सबसे बड़े पुजारी इन दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरख पीठ के, या जो गोरख मानने वाले हैं गोरखनाथ को, उनके सबसे बड़े पुजारी हैं। और नेपाल का जो राज परिवार है वो भी गोरखनाथ धाम को ही मानता है, वो भी गोरखनाथ को मानता है। अभी हाल फिलहाल में योगी आदित्यनाथ कुछ सालों पहले एक बार नेपाल भी गए थे, जहां पर उन्होंने राजा के सामने खड़े होकर के मंच से कहा था कि वो भी चाहते हैं कि नेपाल का वैभव दोबारा लौट कर आए। अभी हाल ही फिलहाल में योगी आदित्यनाथ की जीवनी लिखने वाले शांतनु गुप्ता भोपाल में थे। इस दौरान हमारी टीम ने भी उनसे पूछा कि नेपाल और योगी आदित्यनाथ का क्या कनेक्शन है। सुनिए उन्होंने जवाब में क्या कहा। आपने सुना होगा गोरखाली, गोरखे, वो आता कहाँ से? गोरक्षनाथ, उनके सबकी हिस्से में, उनके कुलगुरु हैं गोरक्षनाथ। तो आधा नेपाल तो वहां पे मठ है इनका। गोरक्षनाथ की बहुत जगह मठ है पूरे भारत में, अफगानिस्तान से लेकर अफगानिस्तान जहाँ तालिबान है वहां भी गोरक्षनाथ मठ है, और साउथ में बड़े बड़े मठ है गोरक्षनाथ।
तो इसलिए इतनी पुरानी परंपरा, आप कहीं जाएंगे लोगों के नाम में जहाँ भी आपको नाथ दिखे, बीच में नाथ दिखे, एंड में नाथ दिखे, उनका अभी का या प्राचीन या अभी का मॉडर्न टाइम का नाथ परंपरा से संपर्क। तो जहाँ भी हिंदुत्व का झंडा अगर नेपाल में कभी भी आएगा तो उनकी तो गुलगुरी गोरक्षनाथ। देखने वाली बात होगी कि आगे चलकर नेपाल का यह आंदोलन किस तरफ मुड़ता है। भारत इस पर गहरी नजरें जमाए बैठा होगा। जो गोरखा सैनिक भारत और ब्रिटेन की सेना में अपना वैभव, अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, उन गोरखाओं का नाम भी बाबा गोरखनाथ के नाम से ही पड़ा है। भारत और नेपाल के इतने नज़दीकी संबंधों के कारण नेपाल में होने वाली कोई भी घटना भारत के लिए महत्वपूर्ण बन जाती है। आगे इसमें जो भी अपडेट होगा वो लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए आयुष से। आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।